बीए तृतीय वर्ष का राजनीति शास्त्र हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में एक वीडियो में हम लोग इसका राजनीति शास्त्र का चैप्टर 1 कवर कर चुके हैं। जैसे पहला चैप्टर दिया है शक्ति यानी कि पावर, तो ये वाला कवर कर चुके हैं। जैसे कि आपको पहले भी बताए थे, पहले वाले वीडियो में भी इसका लगभग 22 देखिए यहाँ पर 22 चैप्टर है टोटल मिलाकर। तो उसी का आज पार्ट 2 हम लोग कवर करने जा रहे हैं, ये वाला सत्ता यानी कि अथॉरिटी। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी ये थर्ड ईयर का एग्जाम देने वाले हैं। तो उसका पॉलिटिकल साइंस हम लोग कवर करेंगे। ये जो है प्रथम प्रश्न पत्र का है, देखिए यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र का है ये पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मैक्स वेबर का जीवन काल है। मैक्स वेबर का जीवन काल है तो कितना है, तो 1866 से 1920, 1866 से 1920। देखिए क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी, यानी मैक्स वेबर का जीवन काल है तो इसका आंसर हो जाएगा 1866 से 1920। देखिए इसमें 1866 से 1921 और फिर 1866 से 22, 1866 से 19 और इसमें 20, तो इसका मतलब कि 20 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार बोल देते हैं। मैक्स वेबर का जीवन काल है 1866 से 1920। दूसरा क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोतों की संख्या है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोतों की संख्या कितनी है, तो 3 है, ठीक ना, 3 है। मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता के स्रोतों की संख्या कितनी है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता को कितने क्रियाशील शक्ति कहा गया है। सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है, सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है। इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। देखिए इसका आंसर दिया है यहाँ पर 4, गार्नर ने, लास्की ने, साल्वेल ने और हर्बर्ट साइमन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन क्या था एक बार और से बोल देते हैं, सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है। सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है, हर्बर्ट साइमन ने। हर्बर्ट साइमन ने क्या कहा है, सत्ता को क्रियाशील शक्ति कहा है। हर्बर्ट साइमन ने सत्ता को क्रियाशील शक्ति कहा है, यानी सत्ता को किसने क्रियाशील शक्ति कहा है, हर्बर्ट साइमन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चमत्कार प्रेरित आंदोलन की सत्ता संबंधी स्थिति परंपरागत अथवा विधिक विवेकपूर्ण दिशा में परिवर्तित हो सकती है, यह कथन किसका है। तो ये हो जाएगा मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का ये शक्ति है, चमत्कार प्रेरित आंदोलन की सत्ता संबंधी स्थिति परंपरागत अथवा विधिक विवेकपूर्ण दिशा में परिवर्तित हो सकती है, यह कथन किसका है, मैक्स वेबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक बार आपने से भी बोल लीजिएगा इसको 1-2 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैन एंड हीज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। मैन एंड हीज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं सीजे फ्रेडरिक हैं। मैन एंड हीज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक हैं सीजे फ्रेडरिक। मैन एंड हीज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, सीजे फ्रेडरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार और बोल लीजिए, मैन एंड हीज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है, सीजे फ्रेडरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्ता का एक प्रकार नहीं है। मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से क्या एक सत्ता का प्रकार नहीं है, तो ये हो जाएगा सैनिक सत्ता। सैनिक सत्ता जो है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का प्रकार नहीं है, ठीक ना, यानी मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता का एक प्रकार नहीं है, कौन सा, तो सैनिक सत्ता जो है एक सत्ता का प्रकार नहीं है मैक्स वेबर के अनुसार, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्ता के विश्लेषण में अधीनस्थों की सीमा को किसने स्वीकृति का क्षेत्र कहा है। सत्ता के विश्लेषण में अधीनस्थों की सीमा को किसने स्वीकृति का क्षेत्र कहा है, ये हो जाएगा साइमन ने, ठीक ना। सत्ता के विश्लेषण में अधीनस्थों की सीमा को किसने स्वीकृति का क्षेत्र कहा है, तो ये हो जाएगा साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसका कथन है कि अंतिम अधिकार मात्र एक भ्रम है। किसका कथन है कि अंतिम अधिकार मात्र एक भ्रम है, तो ये हो जाएगा मैरी फॉलेट का यह कथन है कि अंतिम अधिकार है। मैरी फॉलेट का यह कथन है कि अंतिम अधिकार मात्र एक भ्रम है। किसका कथन है कि अंतिम अधिकार मात्र एक भ्रम है, तो मैरी फॉलेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है। उदासीनता का क्षेत्र, इसकी अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, तो ये हो जाएगा चेस्टर बनार्ड हो जाएगा, ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा। उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, चेस्टर बनार्ड। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थिति के नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। स्थिति के नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो ये हो जाएगा मैरी फॉलेट, ठीक ना। स्थिति के नियम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैरी फॉलेट। इसको 2 से 3 बार या 4 बार बोलेंगे आप, खुद में खुद मतलब याद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए स्थिति के नियम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैरी फॉलेट। इसलिए हम लोग मतलब 3 बार हम बोल रहे हैं,
ये 2 से 3 बार, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था, एक ही बार में बोल के आगे बढ़ जाते, लेकिन उस तरह याद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं। आप भी बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया आदेश उस व्यक्ति को अप्रतिष्ठित कर देता है, यह कथन किसका है? यह कथन है मैरी फॉलेट का। ये भी है मैरी फॉलेट का। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को दिया गया आदेश दूसरे व्यक्ति को अप्रतिष्ठित कर देता है, यह कथन किसका है? मैरी फॉलेट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन करिश्माई सत्ता का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन करिश्माई सत्ता का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा मनमोहन सिंह। निम्नलिखित में से कौन करिश्माई सत्ता का उदाहरण नहीं है? मनमोहन सिंह। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर। सत्ता का स्वरूप होता है, सत्ता का स्वरूप होता है राजनीति। सत्ता का स्वरूप होता है राजनीति। चलिए ये तो आपको भली बात याद हो जाएगा। सत्ता का स्वरूप होता है क्या? तो राजनीति। राजनीति में ही तो सत्ता का स्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्ति का स्वरूप होता है, तो शक्ति का स्वरूप भी तो राजनीति ही होगा। खैर देखते हैं इसको क्या होगा। देखिए दिया है शक्ति का स्वरूप होता है, इसमें दिया है पहला राजनीति, सामाजिक, और तीसरा दिया है सैन्य और आर्थिक। उसको भी दिखा देते हैं अभी मतलब क्वेश्चन थी में, ठीक ना। लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक, ठीक ना। शक्ति का स्वरूप है क्या? तो सामाजिक, ठीक। चलिए इसको दिखा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर सैन्य है, फिर आर्थिक था, तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, सामाजिक होगा, ठीक ना। शक्ति का स्वरूप होता है सामाजिक, सामाजिक जो है शक्ति का स्वरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर पर सत्ता शक्ति का प्रयोग है, सही उत्तर चुने। क्या होगा? वैधानिक। सत्ता शक्ति का वैधानिक प्रयोग है, ठीक ना। इस तरह बोल सकते हैं, सत्ता शक्ति का वैधानिक प्रयोग है, सही है, यही माने सही है। सत्ता शक्ति का व्यवहारिक वैधानिक हो जाएगा, ठीक ना। वैधानिक पहला आंसर दिया है। सत्ता शक्ति का वैधानिक प्रयोग है, सत्ता शक्ति का वैधानिक प्रयोग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता का पहला व्यवस्थित विवेचन किसने किया है? सत्ता का पहला व्यवस्थित विवेचन किसने किया है? वेबर ने। सत्ता का पहला व्यवस्थित विवेचन किसने किया है? वेबर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस विचारक ने सत्ता का तदात्म्य किस विचारक ने सत्ता का तदात्म्य किसी भावी स्पष्ट लाभ के साथ किया है? तो ये हो जाएगा हॉब्स ने, ठीक ना। पहला आंसर हो जाएगा। किस विचारक ने सत्ता का तदात्म्य किसी भावी स्पष्ट लाभ के साथ किया है? हॉब्स ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है हेनरी फेओल का है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। सत्ता आदेश का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है, यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा हेनरी फेओल। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ पर। तो हेनरी फेओल हो जाएगा। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और पालन करवाने की शक्ति है, यह किसका कथन है? हेनरी फेओल का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसने सत्ता को प्रभाव के समान स्वीकार किया है? किसने सत्ता को प्रभाव के समान स्वीकार किया है? तो ये हो जाएगा लॉसवेल ने। किसने सत्ता को प्रभाव के समान स्वीकार किया है? तो ये हो जाएगा लॉसवेल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है, यह किसने कहा है? बायरस्टेड ने। बायरस्टेड ने, ठीक ना। सत्ता शक्ति का प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, स्वयं शक्ति नहीं है, यह कथन किसका है? बायरस्टेड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इक्वालिटी किसकी पुस्तक है? तो टॉनी की इक्वालिटी पुस्तक है। टॉनी पढ़ते हैं इसको। तो टॉनी इक्वालिटी किसकी पुस्तक है? टॉनी की इक्वालिटी टॉनी की पुस्तक है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण कार्य अधिकार को सत्ता कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है? यह है बीच की परिभाषा है। दूसरे के कार्यों को प्रभावित एवं निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहते हैं, यह परिभाषा किसकी है? बीच की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ता का अस्तित्व तभी होता है जब वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के बीच संबंध स्थापित होता है, यह कथन किसका है? हर्बर्ट साइमन का। हर्बर्ट साइमन। देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा आंसर। सत्ता का अस्तित्व तभी होता है जब वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के बीच संबंध स्थापित होता है, ठीक ना। यह कथन किसका है? हर्बर्ट साइमन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द नेचर ऑफ अथॉरिटी के लेखक कौन है? द नेचर ऑफ अथॉरिटी के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा टेमन बोन इसका आंसर हो जाएगा। द नेचर ऑफ अथॉरिटी के लेखक कौन है? टेमन बोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार और बोल देते हैं। द नेचर ऑफ अथॉरिटी के लेखक कौन है? टेमन बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि
शक्ति पर सत्ता उन ब्रह्मा प्रयोग के समस्त परिवेश को की घोतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव के से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। यह कथन किसका है? चलिए देख लेते हैं यह कथन किसका है? फाइनर का है, फाइनर का, ठीक ना। इसका दो और भी ऑप्शन है लेकिन फाइनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एक बार और बोल देते हैं, शक्ति पर सत्ता उन ब्रह्मा प्रभावों के समस्त परिवेश की घोतक है जो व्यक्ति को अपने प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। यह कथन किसका है? फाइनर का है, ठीक है, फाइनर का है। शक्ति पर सत्ता उन ब्रह्मा प्रभावों के समस्त परिवेश की घोतक है जो व्यक्ति को अपने ही प्रभाव से अपेक्षित दिशा में आगे बढ़ने पर बाध्य कर सकती है। यह कथन किसका है? फाइनर का है। चलिए इसका दो और भी ऑप्शन दिखा देते हैं, देखिए दिया है, एक है टेमन बोन और एक है लॉसवेल, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फाइमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द मैनेजमेंट ऑफ पीपुल एट वर्क, द मैनेजमेंट ऑफ पीपुल एट वर्क किसकी पुस्तक के लेखक कौन है? इसकी पुस्तक का लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा D.H. विच, वो मैंने बीच थे ना, वही है। द मैनेजमेंट ऑफ पीपुल एट वर्क पुस्तक का लेखक कौन है? तो D.S. विच हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सत्ता व शक्ति जो स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो, किसका कथन है? तो ये हो जाएगा यूनेस्को की एक रिपोर्ट का। सत्ता व शक्ति है जो स्वीकृति, सम्मानित, ज्ञात और औचित्यपूर्ण हो, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा यूनेस्को की एक रिपोर्ट का, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा बर्नार्ड बार्कर, इसका आंसर हो जाएगा बर्नार्ड बार्कर। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा बर्नार्ड बार्कर, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं, ठीक ना। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं। यह कथन किसका है? कार्ल फ्रेडरिक का है, ठीक ना। तो दिया है, एक बार और बोल देते हैं कि जिसे केवल संकल्प, इच्छा या प्राथमिकता के आधार पर चाहा जाता है उसके औचित्य को तार्किक प्रक्रिया के द्वारा सिद्ध करने की क्षमता को सत्ता कहते हैं। यह कथन किसका है? ये हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं होती। यह कथन किसका है? तो ये हो जाएगा E.M. कोल्टर का, ठीक ना। एक बार और बोल देते हैं कि सत्ता वह क्षमता है जिससे कोई घटना हो सकती है जो उस क्षमता के बिना नहीं है। यह कथन किसका है? यह हो जाएगा E.M. कोल्टर का। दिया है अगला, मैन एंड हिज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? यह हो जाएगा कार्ल फ्रेडरिक जो है मैन एंड हिज गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक है। मैन एंड हिज गवर्नमेंट माने आदमी और उसका सरकार पुस्तक का लेखक कौन है? कार्ल फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सत्ता का प्रमुख कार्य है। सत्ता का प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? समन्वय करना, नियंत्रण करना, अनुशासन बनाए रखना और उक्त सभी। तो ये सारा चीज हो जाएगा। समन्वय करना, नियंत्रण भी बना के रखना है, अनुशासन भी बनाए रखना है, उक्त सभी हो जाएगा। ये हो जाएगा सत्ता का प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और नॉर्मली इसका क्या आंसर है? उक्त सभी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा लॉसवेल। सब इंग्लिश का वर्ड है। हु गेट्स व्हाट, WHAT व्हाट वाला है, व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा लॉसवेल, ठीक ना। एक बार और बोलते हैं, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ पुस्तक के लेखक कौन है? लॉसवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद दिया है, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? ये हो जाएगा, इसमें से देख लेते हैं, तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक कौन है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम। ये हो जाएगा मैक्स वेबर, यानी कि मैक्स वेबर हो जाएगा बी। तार्किक वैधानिक सत्ता के समर्थक हैं मैक्स वेबर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक की रचना की गई है किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा
आमंड एंड कोलमैन, आमंड एंड कोलमैन के द्वारा लिखी गई है। दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक की रचना की गई थी किसके द्वारा? तो आमंड एंड कोलमैन, आमंड एंड कोलमैन के द्वारा दी गई है दी पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज नामक पुस्तक की रचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? बर्नार्ड बार्बर। आंसर ये हो जाएगा। किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? किसने कहा है कि सत्ता औचित्यपूर्ण शक्ति है? तो ये हो जाएगा बर्नार्ड बार्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता। निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता। औचित्यपूर्णता निम्नलिखित में से सत्ता का मूल आधार है। औचित्यपूर्णता सत्ता का मूल आधार है। औचित्यपूर्णता सत्ता का मूल आधार है। निम्नलिखित में से कौन सत्ता का मूल आधार है? औचित्यपूर्णता। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शक्ति और पराधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? शक्ति और पराधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? वैधता। शक्ति और पराधिकार में निर्वेदक तत्व क्या है? वैधता। आप भी बोलते रहिए 3-4 बार। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है यथार्थवादी सत्ता। यथार्थवादी सत्ता जो है सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। यथार्थवादी सत्ता सत्ता के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है कानून। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं। सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक कौन है? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर जो है सत्ता के नौकरशाही सिद्धांत के समर्थक हैं। ठीक ना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करिश्मावादी सत्ता का आधार है। करिश्मावादी सत्ता का आधार है नेता की योग्यता, दैवीय गुण, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव। उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें से। करिश्मावादी सत्ता का आधार है माने जो भी नेता बनता है, सत्ता जिसके हाथ में आती है वो कौन करिश्मावादी है, यानी कौन करिश्मा दिखाता है, नए नए चीज़ें बदलाव करता है। तो ये हो जाएगा नेता की योग्यता एक होगी तभी तो वो करेगा करिश्मावादी चीज़। उसके बाद से दैवीय गुण चाहिए, व्यक्ति की करिश्माई प्रभाव भी चाहिए। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार कौन है? मार्क्सवाद के अनुसार है तो राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। ये हो जाएगा आंसर डी। ठीक ना। मार्क्सवाद के अनुसार है तो राज्य शोषण का यंत्र है। राज्य जो है शोषण का यंत्र है। ये पहला भी नहीं होगा। राज्य पृथ्वी का ईश्वर का अवतार है, ये भी नहीं होगा। राज्य एक आवश्यक बुराई है, ये भी नहीं होगा। राज्य एक अनावश्यक बुराई है, ये भी नहीं होगा। राज्य शोषण का यंत्र है। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य शोषण का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्राप्त क्या कहलाता है? कल्याणकारी राज्य। तभी तो कल्याण हो रहा है राज्य का, तो इसलिए कल्याणकारी राज्य। सिंपल है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करे उसे कहते हैं कल्याणकारी राज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस राज्य के अवधारणा संबंध है। पुलिस राज्य की अवधारणा संबंध है किससे? वादियों से। पुलिस राज्य माने पुलिस राज्य जो आ जाता है वो की अवधारणा संबंध है किससे? अराजकतावाद से। जब राज्य में अराजकता फैल जाएगी तो पुलिस राज्य आना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि देखिए यहाँ पर 20 में भी पूछा गया, 19-20 दोनों में। देखिए दिया है 47 नंबर क्वेश्चन। व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता का नारा किसने दिया? व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता का नारा किसने दिया है? ये हो जाएगा मार्क्स ने। व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता का नारा किसने दिया है? मार्क्स ने दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 में पूछा गया है। व्यवस्था, अनुशासन तथा सत्ता का नारा किसने दिया है? मार्क्स ने। व्यवस्था, अनुशासन और सत्ता का नारा किसने दिया है? मार्क्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिश्मावादी सत्ता का आधार है क्या है? तो व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे तो इसमें परंपरा नहीं था, रीति रिवाज भी नहीं था, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव था, इसलिए व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव हो जाएगा। करिश्मावादी सत्ता का आधार है व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव हो जाएगा। या फिर अगर दिया रहे मान लीजिए उपयुक्त सभी दिया रहे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए उसमें क्या दिया था कि नेता की योग्यता चाहिए, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव भी चाहिए और दैवीय गुण भी चाहिए। ठीक ना। इसलिए उसमें ये उपयुक्त सभी होता है। परंपरागत और रीति रिवाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बार और बोल देते हैं। करिश्मावादी सत्ता का आधार क्या है? तो ये हो जाएगा व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव जो है करिश्मावादी सत्ता का आधार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिश्मावादी सत्ता का आधार है। करिश्मावादी सत्ता का आधार है, इसमें भी दिया है क्वेश्चन। नेता की योग्यता, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव। देखिए आ गया ना, इसलिए ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक ना। अब इसमें उपयुक्त सभी थोड़ी ना डालेंगे तो इसलिए सी हो जाएगा। करिश्मावादी सत्ता का प्रभाव क्या है? आधार है, तो ये हो जाएगा नेता की योग्यता, व्यक्तित्व की करिश्माई प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अली अली अलीगार्गी का लॉ कानून सिद्धांत किसने दिया था? अलीगार्गी का लॉ कानून सिद्धांत किसने दिया था? मिसेल्स ने मिसेल्स ने दिया है। अलीगार्गी का लॉ कानून सिद्धांत किसने दिया था? तो मिसेल्स ने दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। और दिया है सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है, किस पर? कानून पर। सत्ता का परंपरागत सिद्धांत आधारित नहीं है, किस पर? कानून पर। अगला दिया है कि लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम है। लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो इसमें हो जाएगा लॉज। लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? ये हो जाएगा आंसर लॉज। लॉक की प्रसिद्ध कृति का नाम है लॉज। चलिए अब इसके अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग राजनीतिक विकास यानी कि पार्ट 3, ठीक ना, चैप्टर नंबर 3 और वीडियो नंबर 3 में, ठीक ना। इसको फटाफट कवर करेंगे। आप अगर पहली बार आए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। अगर कोई BA थर्ड ईयर में एग्जाम देने वाला हो और उसका पॉलिटिकल साइंस हो तो ज़रूर ये वीडियो उसको शेयर करिए, ठीक ना। लाइक से सब्सक्राइब करिए चाहे नहीं, इसको 1 से 2 बार जरूर पढ़िए क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। दोस्तों तो एक बात और बता देना चाहता हूँ कि इस वाला जो बुक से मैं बता रहा हूँ, इस वाले बुक से हर बार मतलब लड़ता है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, थर्ड ईयर हो या फिर सेकेंड ईयर हो, किसी में भी मैंने हर साल इसी में से लड़ता है, ठीक ना। क्वेश्चन अगर आप इसमें से का पूरा कवर कर लेते हैं तो मैंने बहुत ही फ़ायदा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।